जीके पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप क्लास 12 के राजनीति विज्ञान के समकालीन विश्व राजनीति की पार्ट 2 देखेंगे, जो है दो ध्रुवीयता का अंत। इसके स्मरणीय तथ्य हम देखने जा रहे हैं। स्मरणीय तथ्य: दो ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के दौरान विश्व दो भागों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में विभाजित हो गया। इसलिए विश्व द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया? द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित विश्व दो भागों में बट गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के द्विध्रुवीय व्यवस्था में बदलने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। 1945 से लेकर के 1955 तक विश्व में जो कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम रही, जो 1960 के दशक में लघु ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उदय और कई देशों की तटस्थता ने विश्व को बहुध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम USSR भी कह सकते हैं, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। USSR कब अस्तित्व में आया? 1917 में। 1917 में। अमेरिका को छोड़कर शेष विश्व से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, संरचना प्रणाली या जिसको हम संचार प्रणाली भी कह सकते हैं, काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। सोवियत संघ के पास बड़ी मात्रा में विशाल ऊर्जा के साधन थे, खनिज तेल था, लोहा था, इस्पात था, बड़ी बड़ी मशीनरी उपलब्ध थी। 1917 के बाद से ही सोवियत संघ में केवल एक दल, जो कम्युनिस्ट दल पार्टी थी, का शासन था। सोवियत संघ अन्य 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। 1980 के दशक में दोनों महाशक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष के चलते हथियारों की दौड़ चल रही थी। सारा ध्यान परमाणु हथियार बनाने में था। मतलब दोनों महाशक्तियाँ थी, उन दोनों का ध्यान केवल महाशक्ति बनने में था, हथियारों की होड़ में था, हथियार बनाने में था, परमाणु शक्ति संपन्न बनने में था। इसलिए अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वही मिखाइल गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति के कारण भी सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। किस नाम से? पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से दो राजनीतिक और आर्थिक सुधार लागू किए। मिखाइल गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने में पश्चिम की बराबरी की और प्रशासन में ढील ने सभी गणराज्यों को अलग राज्य की मांग को बढ़ावा दिया। सभी राज्यों में राष्ट्रवादी और संप्रभुता की भावनाएं उभरने लगी। संप्रभुता में चार तत्व देखे जा सकते हैं। सोवियत संघ के कुछ गणराज्य, खासकर बाल्टिक और पूरी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ और नाटो के सदस्य बनना चाहते थे। 1989 के शीत युद्ध के मुख्य केंद्र जर्मनी की दीवार गिराकर पश्चिम और पूर्वी जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इन सभी कारणों से 1990 में सोवियत संघ का पतन हो गया। अब वह इस हालत में नहीं था कि सभी गणराज्यों को नियंत्रित कर सके, एवं सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी खराब थी। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी देशों ने आर्थिक विकास के लिए पूंजीवाद की ओर संक्रमण, एक ठोस मॉडल अपनाया, जिसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शॉक थेरेपी का नाम दिया। किसका नाम दिया? शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी पूंजीवाद की ओर एक संक्रमण, खास मॉडल अपनाया था। किसने? साम्यवादी देशों ने। किसके बाद? सोवियत संघ के पतन के बाद। 1991 में यूगोस्लाविया का भी पतन हो गया और ये कई प्रांतों में बट गया, जिन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। मध्य एशिया
मध्य एशिया का संपूर्ण क्षेत्र 2001 तक संघर्ष और तनाव का मुख्य केंद्र रहा। रूस के सभी गणराज्यों ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक गृह युद्ध चलता रहा। उज़्बेकिस्तान में हिंदी फिल्मों की धूम रहती है। जो आपके इंडिया में हिंदी फिल्में बनती है, उज़्बेकिस्तान में वो फिल्में सभी रिलीज़ होती है और वहाँ पे बड़े उल्लास से उज़्बेकिस्तानी लोग देखते हैं। इसी कारण भारतीय लोगों को पसंद करते हैं और एक खासी संस्कृति का निर्माण होता है। उज़्बेकिस्तानी वासी हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं। 18 नंबर पॉइंट है, रूस एवं पूर्व सोवियत संघ के सभी गणराज्यों में हिंदी फिल्मों के नायक जैसे राज कपूर इत्यादि घर घर में जाने जाते हैं। रूस और भारत बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण करना चाहते हैं। भारत रूस के हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत और रूस के बीच सामरिक समझौते से दोनों के संबंध काफ़ी अच्छे बन गए। हथियारों की खरीद, व्यापार, अंतरिक्ष उद्योग, परमाणु योजनाएं जैसे कई क्षेत्र हैं जहां दोनों के मध्य संबंधों की गहनता को देखा जा सकता है। शीत युद्ध के दौरान विश्व 2 गुटों में बट गया। एक गुट का नेता अमेरिका रह गया और दूसरे गुट का नेता सोवियत संघ रह गया। 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसी विघटन के साथ द्विध्रुवीयता का अंत हुआ। इसका अंत हुआ, द्विध्रुवीयता का अंत, और अमेरिका विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। अब अमेरिका एक महाशक्ति रह गया विश्व में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, जो 1961 में बनी, और इस दीवार को 9 नवंबर 1989 को तोड़कर पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण किया गया। सोवियत प्रणाली योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य द्वारा नियंत्रित। साम्यवादी दल के अलावा अन्य राजनीतिक दल के लिए जगह नहीं। संचार प्रणाली उन्नत पर सरकार का एकाधिकार। बेरोजगारी नहीं। नौकरशाही का सख्त शिकंजा। नागरिकों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं। सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर की प्राप्ति। 1977 के दशक के अंत में सोवियत व्यवस्था लड़खड़ा गई थी। दूसरी दुनिया पूरी यूरोप के देशों को समाजवादी प्रणाली की तरफ पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया। जो पूरी यूरोप के देश थे उनको दूसरी दुनिया के देश कहा जाने लगा। मिखाइल गोर्बाचेव जो 1980 के दशक के मध्य में यूएसएसआर की समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, उसने देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। सोवियत संघ के भीतर संकट गहराता गया। विघटन की गति तेज हुई और दिसंबर 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इसके 3 बड़े गणराज्यों जैसे रूस हुआ, यूक्रेन हुआ, बेलारूस हुआ आदि ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बना। अब विश्व परिदृश्य पर 15 नए गणराज्य सामने आने लगे। कितने? 15 गणराज्य। सोवियत संघ के विघटन के कारण देखिए दोस्तों, सोवियत संगठन का विघटन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार इसका पतन हुआ। नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कस गया। पूरी तरह से नौकरशाही स्थापित हो गई सोवियत संघ में। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश हुआ। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध हुआ। अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी उत्पन्न हुई गोर्बाचेव की नीति के बाद में। राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं आंतरिक कमजोरियों के कारण जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर सकी। संसाधनों का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य सामान पर खर्चा रहा, जो महाशक्ति बनने में लगा दिया सारा जनधन। नागरिकों को जानकारी हो गई कि सोवियत राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था पश्चिमी पूंजीवाद से बेहतर नहीं है। गतिरुद्ध प्रशासन, भ्रष्टाचार और सत्ता का केंद्रीयकरण।
राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रदायों की इच्छाओं का उभार भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा सोवियत संघ के विघटन में। और रूस की प्रमुखता। सोवियत संगठन के विघटन के परिणाम, क्या परिणाम निकले सोवियत संघ के विघटन के? शीत युद्ध के दौर की संघर्ष की समाप्ति, एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका का वर्चस्व का उदय हुआ, हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, सोवियत खेमे का अंत हो गया और उसके बाद 15 नए सदस्यों का उदय हुआ। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव और विश्व के एक ध्रुवीय होने की संभावना, विश्व परिदृश्य पर नए देशों का उदय हुआ और समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह या पूंजीवादी उदारवादी व्यवस्था का वर्चस्व। शॉक थेरेपी। तो दोस्तों शॉक थेरेपी पर विचार करते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। किसी को भी आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी है। जैसे रूस और मध्य एशिया के गणराज्य पूरी यूरोप के देशों की साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बदलने की प्रक्रिया थी। ये खास मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लाया गया। ये मॉडल सफल नहीं हुआ और जनता को उपभोग के आनंद लोक तक नहीं ले गया। इसी कारण इसको शॉक थेरेपी कहा गया है। शॉक थेरेपी की विशेषताएं। तो देखिए दोस्तों शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं हैं। मिल्कियत का प्रमुख रूप, निजी स्वामित्व, राज्य की सत्ता का निजीकरण, सामूहिक फर्म की जगह निजी फर्म को उपयोग में करना, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता, पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव, पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। इस शॉक थेरेपी की विशेषताएं हैं। इसी कारण शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी पूर्णतः असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा इससे चरमरा गया। जैसे ही शॉक थेरेपी लागू की गई तो रूस का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूसी एक जो रूबल मुद्रा थी उसमें गिरावट उत्पन्न हुई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। इसके कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ने लगी और माफिया वर्ग का उदय हुआ। लोकतांत्रिक संस्थानों का निर्माण प्राथमिकताओं के आधार पर नहीं हुआ। वित्तीय संस्थान इकॉम जैसे बैंक दिवालिया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिराज सेल कहा गया है। किसको? वित्तीय संस्थान और जो बैंक दिवालिया हो गई उसको। कमज़ोर संसद और राष्ट्रपति की अधिक शक्तियां जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन। संघर्ष व तनाव के क्षेत्र। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र है। इन देशों में भारी ताकतों की दखलंदाजी बढ़ी। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। चेकोस्लोवाकिया 2 भागों में चेक और स्लोवाकिया में बट गया। किस में बट गया? चेक और स्लोवाकिया। कौन? चेकोस्लोवाकिया। बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन गणराज्य यूगोस्लाविया गृह युद्ध के कारण कई प्रांतों में बट गया है दोस्तों, जिसमें शामिल है बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाल्टिक क्षेत्र। बाल्टिक क्षेत्र के लिथुआनिया ने मार्च 1990 में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया 1991 में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनी, जो 2004 में नाटो में शामिल हुए। मध्य एशिया के तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक यानी 2001 तक जो गृह युद्ध चला। अजरबैजान, आर्मेनिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया में भी गृह युद्ध की स्थिति है। मध्य एशिया
गणराज्यों में पेट्रोल के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। इसी कारण ये क्षेत्र भारी ताकतों और तेल कंपनियों की प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन गया। पूर्ण साम्यवादी देश और भारत। पूर्ण साम्यवादी देश और भारत। तो पूर्ण साम्यवादी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध है। रूस के साथ विशेष रूप से बहुत ही अच्छे संबंध है। दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। दोनों देश अपनी सह अस्तित्व, सामूहिक सुरक्षा, क्षेत्रीय संप्रभुता, स्वतंत्र विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का वार्ता द्वारा हल, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुदृढ़ीकरण और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। दोनों देश आपस में अपनी नीतियों को साझा करते हैं। 2001 में भारत और रूस द्वारा 80 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर। भारत रूसी हथियारों का खरीदार भी है, हस्ताक्षर कर और वो खरीदार बन गया। रूस से तेल का आयात होता है। पारमाणविक योजना और अंतरिक्ष योजना में रूसी मदद करता है। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात बढ़ाने की कोशिश। गोवा में दिसंबर 2016 में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस और भारत के बीच 17वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान समेत आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने और उनके लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल दिया गया। ये 2016 का ब्रिक्स सम्मेलन हुआ गोवा में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसमें दोनों देशों के बीच में रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष अभियान और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनकी प्राप्ति पर बल दिया गया। मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ की शासन व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए निम्न 3 नीतियाँ अपनाई। कौन सी 3 नीतियाँ? उस्कोरेनी, जिसको तोड़ बोलते हैं, पेरेस्त्रिका पुनर्गठन, ग्लासनोस्ट मतलब खुलापन, तो उस्कोरेनी यानी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गुणात्मक दृष्टि से नई अवस्था की ओर ले जाना। पेरेस्त्रिका, इसके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। ग्लासनोस्ट खुलापन, नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें। ग्लासनोस्ट खुलापन, इसी को खुलापन कहते हैं। नागरिकों को पूरे अधिकार दे दिए गए कि वे सार्वजनिक विषयों के बारे में खुलकर विचार विमर्श करें। सोवियत संघ के प्रमुख नेता और उनका कार्यकाल क्या क्या रहा? सोवियत संघ के नेता कौन कौन रहे, उनका कार्यकाल क्या क्या रहा? व्लादिमीर लेनिन, जो 1870 में जन्म लिया और 1984 में इनकी मृत्यु हो गई। रूस की बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे 1917 से 1924 तक। जोसेफ स्टालिन 1879 से 1953। लेनिन के उत्तराधिकारी रहे कब? 1924 से 1953 तक। निकिता खुश्रेव 1894 से 1971 के बीच रहा शासन और सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे ये 1964 से 1982 तक। लियोनिड ब्रेजनेव 1906 से 1982, जन्म और मृत्यु। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे ये 1964 और 1982 के बीच में सोवियत संघ के राष्ट्रपति। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे ये 1985 से 1991 तक है। बोरिस येल्सिन, जन्म 1931, सोवियत संघ के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति 1991 से 1999 तक। कौन? येल्सिन फर्स्ट निर्वाचित राष्ट्रपति बने ये। तो दोस्तों, दो ध्रुवीयता के अंत में
इतना ही। अगले पार्ट में देखेंगे समकालीन विश्व राजनीति का अगला चैप्टर। धन्यवाद।